आँख खोली तो खुद को ताया के घर में देखा था। अम्मी अब्बू का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। ताया ताई ही मेरे सब कुछ थे। मैं तो उन लोगों को अपना सब कुछ मानती थी, मगर उन लोगों के नज़दीक मेरी हैसियत नौकर से भी कम दर्जे की थी। जब मैंने होश संभाला तो छोटी उम्र में ही ताई ने मुझे ये बावर करवाना शुरू कर दिया कि मेरी औकात उन लोगों के मुकाबले में सिफर है। वो इस घर की मालिक है और मैं उनकी नौकरानी हूँ। एक यतीम लड़की जिस पर उन्होंने तरस खाकर अपने घर में रखा, उस पर रहम किया और बदले में मुझे सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत करनी चाहिए। यही सबक मैंने भी अपने जहन में बिठा लिया था। मुझे वो मुश्किल मैट्रिक तक पढ़ने की ही इजाज़त मिली थी। अगर सच कहूँ तो इससे आगे पढ़ने की मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। मेरा शौक़ भी नहीं था, बल्कि मेरे तो सारे शौक़ ही ख़त्म हो गए थे। मुझे भी अच्छा पहनने ओढ़ने का, सजने संवरने का शौक़ था। जब ताई की बेटियों को चमकदार और उम्दा लिबास में देखती तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी ये सब पहनूं, मगर हमेशा मेरे हिस्से में उनकी उतरन आती थी। जिन कपड़ों से उनका दिल अचाट हो जाता, वो कपड़े मुझे इनायत कर दिए जाते। इस पर भी ताई मुझ पर सौ सौ एहसान जताती कि इतने कीमती कपड़े मुझे मुफ्त में मिल गया है, जिनको पहनने की या ख़रीदने की मेरी औकात नहीं, और मैं मजबूरन ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी। मुझे हैरत तो ताया पर होती थी। उनकी मैं सगी भतीजी थी, सगा खून थी, मगर फिर भी वो मुझसे कैसे नज़रें चुरा सकते थे? कैसे वो मेरी ज़िम्मेदारी से दूर हो सकते थे? उन्होंने एक बार भी मुझसे मेरी किसी ख्वाहिश के बारे में सवाल नहीं किया, न मुझसे कभी मेरी ज़रूरत के बारे में पूछा। इस घर में सिर्फ एक समीर था जिसे मेरा ख्याल रहता था, और वो ताया का सबसे बड़ा बेटा था। एक समीर ही इस हवेली में वाहिद आदमी था जो मेरे हक के लिए बोलता था, सब लोगों से लड़ता था, उन्हें अल्लाह ताला का खौफ याद दिलाता है कि आप लोग इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा सलूक मत करें। आप अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे? एक यतीम और बेसहारा लड़की के साथ आपने ऐसा बर्ताव किया, उसका ये कहना ही क़यामत हो जाती। ताई उसके साथ साथ मुझ पर भी इल्ज़ामात लगाती कि मैं उनके बेटे पर डोरे डालती हूँ। ये सुनकर मेरी नज़रें शर्म से झुक जाती थी और समीर भी माँ से नज़रें चुराने लगता। समीर बोला, माँ, इसमें बेनिश की कोई गलती नहीं है। आप बेनिश को कुछ मत कहा करें, इसे सारे मामले में मत घसीटें। मगर ताई जब तक मेरी माँ और मेरे नानिहाल वालों को बद्दुआएं और गालियाँ ना दे देती, उन्हें सुकून नहीं आता था। मैंने बातों बातों में एक बार ताया से अपने नानिहाल के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे नानिहाल में कोई भी नहीं है। माँ अकलौती थी और नाना नानी उनकी शादी के कुछ अरसे बाद फौत हो गए थे। अब्बू ने मुकम्मल तौर पर ताया पर जोर दिया कि मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अब मैं उसे क्या बताती कि सुबह उठते ही घर के काम काज मुझे करने पड़ते थे, और फिर रात के तक जाकर बिस्तर पर लेटने की इजाज़त मिलती है। ऐसे में पढ़ाई का शौक़ कैसे पालती? बहुत साल गुजर चुके थे। अब समीर भी ताया के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगा था, और अब ताई अम्मा समीर के साथ साथ अपनी बेटियों की भी शादी के ख्वाब देख रही थी। उन्होंने समीर के लिए एक के बाद एक लड़की पसंद कर ली थी, मगर समीर को हर लड़की पर एतराज़ होता, हर रिश्ते से इनकार कर देता, तो ताई गुस्से में आग बगोला हो जाती। कोई नहीं जानता कि समीर के दिल में क्या चल रहा है, और मैं खुद भी इस राज से बेखबर थी। मुझ पर तो धमाका तब हुआ जब ताई के जवाब में समीर ने कहा कि वो शादी मेरे साथ करना चाहता है, मेरे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगा। तब ताई जान ने मुझे बहुत मारा, और फिर उन्होंने मुझे बद्दुआएं दी कि मैंने उनके बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। उन्हीं दिनों घर में ताया अबू ने एक मुलाजिम लड़का रख लिया था, जो रात को चौकीदारी करता और दिन को माली के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिया करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ताया की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ था। आखिर ये दौलत इतनी कहाँ से आ रही थी, इस बारे में किसी ने भी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। बस सभी खुश थे कि उनका शुमार दौलतमंद घरानों में होने लगा। जबकि तायाबू ने शुरू में एक जनरल स्टोर से अपने कारोबार का आगाज़ किया था, और अब वो कितनी ही फैक्ट्रियों के और ज़मीन जायदाद के मालिक थे। अब घर में नौकर चाकर भी रख लिए गए थे, मगर फिर भी बावर्ची खाने का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। और अब जब से समीर ने मेरे साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, तब से ताई का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। वो भी एक मामूल जैसा ही दिन था। मैं बावर्ची खाने में खड़ी खाना बना रही थी जब बाहर से मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। रात का वक्त था। उस वक्त ताया और समीर भी अपने दफ्तर से आ चुके थे। ताई मुसलसल अपने जेवर की गुमशुदगी के बारे में बोल रही थी। उनका जेवर न जाने कहाँ गया, कौन चुरा कर ले गया।
मैं इन सब बातों से बेखबर बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। वो फिर खुद ही मेरे कमरे में गई और शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लिया। मैं जब शोर की वजह सुनकर अपने कमरे में गई तो उनको एक साथ अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। तब ताई ने मुझे बहुत मारा और मैं अपना कसूर पूछती रह गई। फिर जब ताया ने भी मुझे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो समीर बीच में आ गया। समीर बोला, अब वो आधी रात का वक्त है, ये जवान लड़की है, ये कहाँ जाएगी, आप ऐसा मत करें। मगर ताया भी बहुत गुस्से में थे, कहने लगे, इसे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। इसे घर में रखा, अपने बच्चों की तरह इसकी परवरिश की, हर एक चीज़ की सहूलत दी, और इसने बदले में क्या दिया? मेरी ही बीवी की खानदानी जेवरात चुरा लिए। आखिर ये साबित क्या करना चाहती थी? इसे क्या लगा था कि हम लोग बेवकूफ़ बने रहेंगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा? कल तक ये तुम्हें अपने पीछे लगाकर तुमसे शादी करने के ख्वाब देख रही थी, और जब पता चला कि हम तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं करेंगे तो इसने फिर इन जेवरात को चुरा लिया। मैं फटी फटी आंखों से अपने ताए को देख रही थी। उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुनकर मैं ज़मीन पर बैठी चली गई। मेरा वजूद जैसे आंधियों की जद में था। उन्होंने एक बार भी इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नहीं सोचा कि मैं उनके भाई की आखिरी निशानी हूँ, और जो कुछ वो मेरे बारे में बोल रहे हैं मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। समीर भी शर्मिंदगी से नज़रें चुराने लगा। वो बोला, अबू जो भी है, कम से कम आप आधी रात को इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ताया जान कहने लगे, अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो इसका निकाह करके इसे इस घर से निकालना होगा। अभी किसी मुलाजिम को बुलाएं और उसके साथ इसका निकाह कर दे। उस वक्त ताया जान ने हैदर को बुलाया था, जो कुछ दिन पहले शोर की आवाज़ें सुनकर घर के अंदर आ गया था। फिर जब ताया ने उसे बुलाया और कहने लगे कि वो इसका निकाह करना चाहते हैं तो ये सुनकर वो घबरा गया था। मुझे लगा था कि वो नौकर भी मुझे अपनाने से इनकार कर देगा। मेरे अपने मुझ पर इतने घिनौने इल्ज़ामात लगाए थे, तो ऐसे में वो गैर होकर मुझे कैसे इज्जत देता, कैसे मुझ पर एतबार करता, कैसे मुझे अपनाता। मगर उसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों ने तो मुझे हैरान कर दिया। वो कहने लगा, मैं अभी निकाह का इंतज़ाम करता हूँ, निकाह खां को बुला लाता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो निकाह खां को बुला कर आया और फिर हम दोनों का निकाह हो गया। जैसे ही निकाह हुआ तो ताया जान कहने लगी, अब तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। आज के बाद कभी भी ना अपनी शक्ल दिखाना ना अपनी बीवी की। तब वो कहने लगा, मालिक, मैंने निकाह आपकी मर्ज़ी पर किया है, और आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं आपकी भतीजी को इस घर में लेकर नहीं रहूँगा। मगर आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? मैं गरीब आदमी हूँ, जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं यहीं पे काम करूँगा। मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी बीवी को दोबारा यहाँ पर नहीं लाऊंगा। ताया जान ने उसे इस बात की इजाज़त दे दी थी। वो मुझे एक छोटे से घर में लेकर आ गया था। मैं दुखी नज़रों से इस छोटे से घर को देख रही थी, जिसका फर्श भी टूटा फूटा था, जिसका प्लस्तर भी उड़ा हुआ था। एक बार फिर से इस घर को देखकर मैं रोने लगी थी। मैं यहाँ कैसे रहूँगी? मेरा शौहर थोड़ी देर के बाद वापस आया। उसके हाथ में खाना था। कहने लगा, तुम खाना खा लो, भूखी होगी। दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, मैं सुबह घर आ जाऊँगा। अभी वापस ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तुम परेशान मत होना। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसे मेरे भूखे होने का ख्याल था। उसने मुझे चोर कहकर घर से नहीं निकाला था, बल्कि आधी रात को मेरा सहारा बनकर मुझे यहाँ लाया था। मेरे अपने, जिन पर मैंने सारी ज़िंदगी भरोसा किया, उन्होंने एक लम्हे में मुझे बेआबरू करके घर से निकाल दिया था। और ये अजनबी शख्स, जिसे मैं सिर्फ मुलाजिम समझती थी, वो मेरी इतनी फ़िक्र कर रहा था। मैंने आंसू पीते हुए वो मुश्किल कुछ नवाले खाए। रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं इस टूटी फूटी खटिया के फर्श को देखती रही, जिसका प्लस्तर उड़ा हुआ था और फर्श टूटा फूटा था। इस घर के अंदर भी गुर्बत और वीरानी थी, जो मेरे दिल की वीरानी की अक्कासी कर रही थी। मैं होठों में बड़बड़ाई, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? मेरे ताया अबू की भतीजी आज इस हालत में है। इसने मुझे सके बेटे के ख्वाब देखने पर चोर बना दिया। आज उसकी भतीजी एक नौकर के साथ इस झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजारेगी। ये तस्वर मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं था। मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया। सूरज की पहली किरण के साथ ही मुझे अपने शौहर की आहट सुनाई दी। वो थका हारा ड्यूटी से वापस आया था। उसके चेहरे पर परेशानी और थकन साफ नजर आ रही थी। उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा और पूछा, क्या तुमने सोचा कि तुम यहाँ कैसे रहोगी? मैंने दर्द भरी आवाज़ में जवाब दिया,
मेरा कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ आप मुझे लेकर जाएंगे मैं वहीं रहूंगी। मेरे शौहर ने कुछ मायूसी से अपना सर हिला दिया, फिर कुछ सोच कर कहने लगा, ठीक है बिनिश, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, मैं तुम्हें एक नई जगह लेकर जाऊंगा। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। मैं मज़ीद बहस करने के काबिल नहीं थी। मैंने सोचा कि अब वो शहर की किसी और झोंपड़ी में नौकरी करेगा और हम वहाँ चले जाएंगे। वो मुझे एक पुरानी टैक्सी में बिठा कर ले गया। रास्ते भर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने भी चुप रहना ही मुनासिब समझा। हम शहर से बाहर निकल चुके थे। मैंने हैरत से उसे देखा। हम इतनी दूर क्यों आ रहे हैं? क्या वो हमें किसी दूर दराज गांव में ले जा रहा है? मैं अभी ये सवाल सोच ही रही थी कि हमारी टैक्सी एक आलीशान गेट के सामने रुकी। सामने सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़ा घर था, जो किसी महल से कम नहीं लगता था। उसके चारों तरफ खूबसूरत बाग था और गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मैंने हैरानी से पूछा, ये किसका घर है? क्या हम यहाँ नौकरी करने आए हैं? मेरे शौहर ने गेट पर इशारा किया और गार्ड ने हमें सलामी दी। टैक्सी अंदर दाखिल हुई और वसी लान में आकर रुक गई। वो मुस्कराया और कहा, नौकरी नहीं बेनिश। फिर वो खुद आगे बढ़ा और एक बड़े से दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैं हक्का बक्का उसे देखती रही। मेरे कदम भारी हो गए थे। क्या कोई नौकर अपने मालिक के घर में इस तरह बिला इजाज़त दाखिल हो सकता है, वो भी इतनी आसानी से? मैंने हिम्मत करके पूछा, हैदर तुम क्या छुपा रहे हो? क्या ये तुम्हारे किसी मालिक का घर है? क्या हम यहाँ काम करेंगे? उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज़्यादा हैरान कुन था। चांदी सोने के बर्तन, महंगे पर्दे, आराइशी सामान और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। ये इमारत का एक ऐसा शानदार मंजर था जो मैंने सिर्फ ताई की कहानियों में सुना था। वो मुझे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहा, आराम से बैठो मेरे, ये हमारा घर है। मेरे कानों ने जो सुना उस पर मेरे दिमाग ने यकीन करने से इनकार कर दिया। मैंने उठकर जोर से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो हैदर? हमारा घर? तुम्हारा घर? तुम तो मुलाजिम थे, वहाँ ताया जान के घर में चौकीदारी करते थे। तुम्हारे पास ये महल कैसे हो सकता है? क्या तुमने ये चोरी किया है? मेरे अल्फाज में खौफ, हैरत और तकलीफ थी। मेरे ताया ने मुझे चोर बनाया और अब मेरा शौहर भी चोर। उसने मुझे नरम लहजे में समझाया, नहीं बिनिश, मैं चोर नहीं हूँ, तुम बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बहुत अहम। उसकी आंखों में खास चमक थी जो इस वक्त चौकीदार हैदर की आंखों में कभी नहीं थी। मैं मजबूरन बैठ गई। वो मेरी तरफ मुड़ा और गहरी सांस लेकर बोला, मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ, मेरा नाम हैदर ज़रूर है, लेकिन मैं ताया जान के घर में काम नहीं करता था। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हें देखा है, वो पुराने कपड़े, वो झोंपड़ी, सब झूठ था क्या? वो हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी हंसी में मिठास और मोहब्बत दोनों थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक और जगह ले जाता हूँ, वहाँ तुम्हें यकीन आ जाएगा। उसने अपने ड्राइवर को आवाज़ दी, जो एक महंगी गाड़ी में बैठा हुआ था, और हम दोनों एक बहुत बड़े होटल की तरफ रवाना हुए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये वही 5 स्टार होटल था जिसका जिक्र मैंने आधी रात को रोते हुए किया था। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, होटल का मैनेजर दौड़ता हुआ आया और उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके साथ होटल के तमाम मुलाजिम भी थे। मैनेजर ने कहा, सर आपने बताया नहीं कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने कोई तैयारी नहीं की। मेरे शौहर ने सर झुकाने वाले मुलाजमों को इशारा करते हुए मैनेजर से पूछा, ये होटल किसका है? मैनेजर ने फौरन जवाब दिया, आपका है सर, आप ही तो इसके मालिक हैं। मैं आवाज़ नहीं निकाल सकी। मेरे सामने हकीकत थी और मेरे जहन में अंधेरा। ये होटल का मालिक और वो झोंपड़ी और मेरे घर में चौकीदारी। उसने मेरा हाथ थामा और हम वापस इस महल में आ गए। अब मैंने अपना पहला सवाल पूछा, हैदर ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे पास इतना सब कुछ था तो तुम ताया के घर में चौकीदारी क्यों कर रहे थे, वो भी इस हाल में? और मुझसे शादी क्यों की? वो आराम से सोफे पर बैठ गया और मुझे भी अपने पास बिठाया। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और गर्म जोशी से कहा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन एक वादा करो, जो मैं बताऊंगा उस पर यकीन करोगी और सब्र से काम लोगे। मैंने आहिस्तगी से कहा, ठीक है। हैदर ने आंखें बंद की और फिर गहरा सांस लेकर बोला, तुम्हारे ताया बाहर से जितने शरीफ और कामयाब दिखाई देते हैं, वो अंदर से इतने ही जराइम पेशा हैं। वो सालों से गलत काम कर रहे थे। उसके अल्फाज मेरे कानों में सीसा बनकर उतरे।
असल में मेरी कंपनी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को माली इमदाद फराहम करती है। हमें खबर मिली थी कि तुम्हारे ताया किसी बड़ी साजिश में मुलविस हैं, जैसे कि गैर कानूनी कारोबार और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी। ये एक बहुत बड़ा माफिया नेटवर्क था और तुम्हारे ताया इसका एक अहम हिस्सा थे। हमारी टीम को इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे, लेकिन आम तरीके से उनके करीब जाना नामुमकिन था। उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, सिर्फ एक ही रास्ता था, उनके घर में दाखिल होना रूप बदल कर। मैंने अपनी असली शनाख्त छुपा कर एक गरीब और कम तालीम याफ्ता चौकीदार का किरदार अदा किया। मुझे यकीन था कि चौकीदार की हैसियत से मैं उनके राज़ों तक आसानी से पहुंच सकूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने महीनों तक उनकी हरकत पर नज़र रखी, उनकी खुफिया दस्तावेज़ात की नकलें बनाई, उनके फ़ोन कॉल्स और मुलाकातों के सबूत इकट्ठे किए। वो महल में बैठकर काले धंधे चला रहे थे, और तुम लोग उनके जुल्म का शिकार हो रहे थे। मेरे ताया, जिन्हें मैंने बचपन से अपना मुहाफिज समझा, वो एक माफिया नेटवर्क का हिस्सा। ये सच मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हैदर ने मेरे आंसू पूछे और आहिस्तगी से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। मुझे भी तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। अच्छी खबर यह है कि हमने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे। गुज़िश्ता रात जब तुम्हें घर से निकाल कर मैं ड्यूटी पर वापस जाने का कहकर निकला था, मैं असल में पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात करने गया था। मैंने तमाम सबूत उनके हवाले कर दिए हैं, वो जेल में है, और बहुत जल्द सारे मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तुम्हारे ताया अब दोबारा किसी पर जुल्म नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर मुझे सख्त दुख और राहत का मिला जुला एहसास हुआ। सदमा इस बात का था कि ताया ने ऐसा किया, और सुकून इस बात का कि उनका जुल्म अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। मैंने इससे सबसे आम सवाल पूछा, जिसके जवाब ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। हैदर, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? ये निकाह तो ताया के कहने पर हुआ था, मुझ पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात की वजह से। अब जबकि तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मेरे अल्फाज में खौफ और इल्तिजा थी। मैं एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हैदर ने मेरे हाथ मजबूती से थाम लिए, मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में सच्चाई और गहरा प्यार था। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था बिनिश। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। जिस दिन मैं पहली बार तुम्हारे घर में चौकीदार बनकर दाखिल हुआ था, मैंने तुम्हें पहली ही नज़र में देख लिया था। मैंने तुम्हारी सादगी, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी आंखों में छुपी हुई तकलीफ देखी। मैं देखता था कि किस तरह ताई और उनकी बेटियां तुम पर जुल्म करती थी, किस तरह वो तुम्हें नौकरानी की तरह रखती। जब भी वो तुम पर चीखती थी, मेरे दिल में शदीद गुस्सा आता। मैं एक बार तुम्हारे हक के लिए बोलना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मेरा असली मकसद फौत हो जाता। मुझे हमेशा तुम्हारे भाई समीर के अल्फाज याद रहते थे, जब वो तुम्हारे लिए लड़ता था। उससे मुझे ये उम्मीद थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तो है जो तुम्हारे लिए खड़ा होता है। जब समीर ने तुम्हारे साथ शादी का ऐलान किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोचा कि मेरी मोहब्बत कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन जब ताई ने तुम पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया और ताया ने हम दोनों का निकाह का हुक्म दिया, मैंने इस मौका को हाथ से जाने नहीं दिया। मैं जानता था कि ये मेरे लिए तुम्हारे साथ रहने का वाहिद रास्ता है। मैंने ताया के हुक्म पर शादी नहीं की बिनिश। मैंने तुमसे शादी की है क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और हमेशा चाहता रहूँगा। ये निकाह कोई साजिश नहीं था, ये मेरी मोहब्बत का इतराफ़ था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो, और तुम इस महल की मालकिन हो। उसकी सच्चाई, उसकी मोहब्बत और उसकी असलियत जानकर मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया। मेरी आंखों से निकले आंसू खुशी के थे। मैं जितना भी शुक्र खुदा का अदा करती कम था।